Hello and namaskar all. I Dinesh Rajput welcome you all on the platform of यथार्थ आईएएस। यथार्थ आईएएस के साथ हम कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान का स्टैटिक पार्ट एज वेल एज दी इकोनॉमिक सर्वे का जो एक डिटेल डिस्कशन है। वी हैव कंप्लीटेड इट जस्ट 2 days ago और it will be available to you very soon. So now we will discuss the Indian State Forest Report और इस डिस्कशन के दौरान हम डिस्कस करें राजस्थान के करंट अफेयर्स, राजस्थान की कुछ स्टैटिक पोर्शन और राजस्थान की कुछ ऐसे रिलेवेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस that will be asked directly in the examination, whether it will be mains or pre or whether it's RS, EO, RO, Patwari, LDC, whatever so the exam is. So Indian State of Forest रिपोर्ट जो है 2021 का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। इसका मतलब ये हर 1-2 साल में पब्लिश होती है। पहले 2019 में पब्लिश हुई थी और अब ये जो है 2021 में पब्लिश हुई है लेटेस्ट। तो इसका हम इंडिया का थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे भाई कैसे ये काम कर रहा है। ये कंटेंट हमारा क्या रहेगा आज के डिस्कशन का? हमारे डिस्कशन का कंटेंट रहेगा कि इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी दी गई है, डेफिनेशन समझ के हम की फाइंडिंग देखेंगे कि किस प्रकार से जो डेटा है वो पूरे देश का इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर की डिटेल फाइंडिंग देखेंगे और इस डॉक्यूमेंट में न सिर्फ फॉरेस्ट कवर अपितु क्या है कि जो मैंग्रोव कवर है उसको भी कवर किया जाता है। असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एंड लॉयन कंजर्वेशन एरियाज ऑफ इंडिया, ये एक बड़ी यूनिक इस बार इसको इंक्लूड किया गया है। बड़ा यूनिक कंपोनेंट है कि जो टाइगर रिजर्व्स और लॉयन कंजर्वेशन एरियाज है उनमें फॉरेस्ट रिजर्व कितना है कि नहीं है। फिर आ जाएगा फॉरेस्ट फायर और मॉनिटरिंग देख लेंगे हम इसका, क्योंकि ये इसका एक कंपोनेंट है तो देख लेंगे, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ट्री कवर और बैम्बो रिसोर्स भी देख लेंगे। ग्रोइंग स्टॉक और कार्बन स्टॉक क्या होता है इसके बारे में भी देख लेंगे और इसका डेटा भी देख लेंगे भाई कैसे कैसे है। मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के जो हॉट स्पॉट्स है इंडियन फॉरेस्ट रीजन में उसकी मैपिंग करने के लिए प्रयास अब किए जा रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू include to import the technology, the sophisticated technology which will help in identifying the climate change hotspots with respect to the forest, so that it will be very easy for monitoring the area, for monitoring the environmental parameters and to identify the sensitive sites and sensitive component giving or component contributing sites of forest area, so that the climate change can be regularly monitored and can be impacted positively by contributing in these areas. Now new initiatives कौन कौन से इस बार भारत सरकार द्वारा या विश्व स्तर पर लिए जा रहे हैं वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दैट विल बी आवर कंटेंट ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 है, नया वर्जन हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। 17वीं बाइनियल असेसमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये, 17th नंबर। बाइनियल मतलब हर 2 साल में इसका प्रकाशन होगा, पब्लिश होगी और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। और प्रिपेयर करने के बाद दैट इट इज़ बीइंग सर्व टू दी MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसको सर्व कर दी जाती है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज is responsible for its publication. So it is published by the MOEFCC and prepared by FSI. It assesses the forest cover, tree cover, bamboo resources, carbon stock, forest fire as well as mangrove resources, new technologies and innovations. और हर बार ये जो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें नए नए जो components है, it try to include the more inclusive components each and every year, so that the comprehensive, sophisticated, inclusive report can be prepared that can be directly linked to the forest conservation, forest efforts. So new additions in 2021 edition. अब इस बार जो new components add किए गए हैं, इस बार जो नए components include किए गए हैं that are, सबसे पहला था फॉरेस्ट कवर जो है टाइगर रिजर्व्स में और टाइगर कॉरिडोर एरियाज ऑफ कंट्रीज एंड डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर। इसमें हमारा दशकीय चेंज क्या है, डिकेडल चेंज क्या है टाइगर रिजर्व एरियाज में,
और टाइगर in this report the tiger reserve areas are particularly specifically exclusively targeted and surveyed, and their data is collected and report has been published so that the proper monitoring of forest cover with respect to this tiger corridors can be monitored, can be assessed very sensitively, because it is very relevant, very important that the forest cover in the tiger reserves or the conservation areas shall be maintained at a proper level for the conservation of flora as well as fauna. Above ground biomass estimation using synthetic aperture radar data जो है, रडार डेटा की मदद से हमारा जो बायोमास एस्टिमेशन है अबव ग्राउंड में, मतलब सरफेस लेवल पे जितना बायोमास है यूजिंग रडार, वो इस बार इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही ठीक है, ये वाला तो इसमें इट इज़ बीइंग रिपीटेड। नाउ द स्पेसिफिक चैप्टर ऑन न्यू इनिशिएटिव्स, इस बार जो न्यू इनिशिएटिव्स वाला चैप्टर है इट इज़ बीइंग एडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड न्यू इनिशिएटिव्स is being dedicated for the conservation of forest resources, monitoring, as well as including those innovative methods which simultaneously using the technology, using the using the क्या कहते हैं अपने इसको artificial intelligence and collaborating with the nature, so that the conservation or the monitoring of forest can be done very accurately. तो इसके लिए न्यू इनिशिएटिव्स वाला चैप्टर इसमें ऐड किया गया है। इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कमिटमेंट्स। एनडीसीज, ये एनडीसी जो हमारे है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है 2015 में, उसमें पूरी कंट्रीज़ के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने अपने एनडीसीज दिए, हमने भी अपने एनडीसीज दिया। उसमें उस एनडीसीज को अचीव करने के लिए फॉरेस्ट कवर का एक अच्छे स्तर पर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और फॉरेस्ट रिलेटेड हमारा एनडीसी क्या वो आगे हम देख लेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएफए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इट रिफर्स टू ऑल द जियोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के नाम पे रिकॉर्ड है, दैट इज रेफर्ड एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वेरी सिंपल डेफिनेशन। और अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो उसका स्टैट्यूटरी जो सिग्निफिकेंस है वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसके अंदर जो है ये मेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 डिसाइड करेगा कि हमारा आरएफए कौन सा क्षेत्र आरएफए में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। नाउ सेकंड, इन फॉरेस्ट कवर में सभी लैंड जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो ट्री कैनोपी डेंसिटी उनकी 10% से ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप और लीगल स्टेटस। चाहे वो प्राइवेट लैंड है, चाहे वो पार्शली प्राइवेट लैंड है, चाहे फिर वो पब्लिक लैंड है, ओनरशिप इसका उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस ट्री कैनोपी है। ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है, देखिए ये कैनोपी क्या होती है, कैनोपी डेंसिटी होती है पेड़ों के जो ये हमारे जो पत्ते आते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो एरियल डेंसिटी इसकी नापी जाती है, और फिर उसके बेस पे डिसाइड होता है कि वो डेंस फॉरेस्ट है या फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है या मॉडरेट फॉरेस्ट है। इस तरीके से कैनोपी डेंसिटी के बेस पे नापा जाता है। तो कैनोपी डेंसिटी 10% अगर ज़्यादा होगी तो वी कैन से कि फॉरेस्ट कवर में इसको ले लिया जाएगा। मे नॉट बी नेसेसरी आरएफए, हो सकता है वो आरएफए हो सकता है भी आरएफए न हो, बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। इसमें बैम्बू, ऑर्चार्ड, पाम्स ये सब भी हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बाई कैनोपी डेंसिटी है, भाई ये एकदम ध्यान से मोटा मोटी समझ लो कि कैनोपी डेंसिटी के बेस पे लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर क्लासीफाई की गई है इसमें 3 में, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन डेंस फॉरेस्ट। अब ये अलग अलग तरीके से इसको इंक्लूड किया गया है। और जो श्रब्स है जिसमें कैनोपी डेंसिटी 10% से नीचे है, देखो यहाँ पे भी हमने बात की थी, तो वो श्रब्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ट्री कवर जो है, ट्री पैचेस आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, आरएफ से तो वो आउटसाइड होने चाहिए। एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए, तो वो ट्री कवर में हम इंक्लूड करेंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कौन से होंगे, जो आरएफए से बाहर जो ट्रीज है उनको हम
इसमें TOF में मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे कुछ जो है डेफिनेशंस थी जो इसमें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में समझने के लिए, उसको आगे जाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, ओके। और कुछ और डेफिनेशन है जो बिना समय हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। एक तो है ग्रीन वॉश। ठीक है, तो ग्रीन वॉश से क्या अर्थ है? ग्रीन वॉश से अर्थ है कि एक्सटेंट ऑफ वुडेड एरियाज, लकड़ी वाले ऐसे एरिया, पौधों पेड़ पौधे वाले ऐसे एरिया जनरली शोन इन लाइट ग्रीन कलर ऑन द सर्वे ऑफ इंडियन टोपोलॉजिकल शीट्स, या फिर हमारा जो बॉडी इसको तैयार करता है, दैट वाज फॉरेस्ट, हमने देखा था पहले, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। तो FSI की शीट पे जो लाइट ग्रीन कलर में मार्क एरियाज होंगे उनको हम कहेंगे ग्रीन वॉश उनको हम कहेंगे। तो ये हमने बात कर ली कि भाई इसकी डेफिनेशंस, और दो हमारे पास और अभी डेफिनेशन है, जैसे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है। अब जो देखिए फॉरेस्ट, आपको आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता चला होगा कि फॉरेस्ट में क्या होता है, कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी होती है। कार्बन सिंकिंग कैपेसिटी मतलब कार्बन को वो सिंक कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसलिए फॉरेस्ट को ग्रो करने की डिमांड क्यों है? क्योंकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए सिंक टैंक बन सकते हैं। तो carbon sequestered from atmosphere and is now stored within the forest ecosystem, mainly within living biomass and soil, to a lesser extent also in dead wood and litter। चाहे कहीं पे भी हो, डेड वुड में हो, लिटर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है कि स्टोर हो जाती है अपने फॉरेस्ट एरियाज में। तो ये जब स्टोर हो जाती है फॉरेस्ट एरियाज में, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी हमें मदद मिलती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम होता है। तो इसीलिए जो NDCs है उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है कि भाई हम कितने बिलियन टन्स का कार्बन सिंक कैपेसिटी बनाएंगे। हर कंट्री अपना अपना डिसाइड करती है, इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट में कैपेसिटी है कि वो कार्बन को सिंक कर लेती है, एटमॉस्फेयर में नहीं रहने देती है। तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। और फिर है ग्रोइंग स्टॉक, इट इज़ द सम बाय नंबर और बाय वॉल्यूम, कैसे भी कर लियो, ऑफ ऑल द ट्री ग्रोइंग और लिविंग इन फॉरेस्ट और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट। मतलब जितना भी पेड़ है उन सब की जितनी भी संख्या होगी लिविंग और ग्रोइंग दोनों इन फॉरेस्ट और ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट, दो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोइंग स्टॉक। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने अभी समझ ली। अब देखिए की फाइंडिंग्स जो है इंडिया लेवल की, इसमें हम समझेंगे कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों है, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, वो 24.62% है ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में। 24.62% ये हमें याद रखना है। और इसमें अगर मैं टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों मिला के बताइए, तो मैंने आपको, अगर सिर्फ टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो वो है 21.71, और अगर ट्री की बात करूं ट्री कवर की 2.91%, 21.71% और 2.91%। अब इनको दोनों को अगर हम सम करेंगे दैट विल बी कम एज 2.64%। फिर हमारे पास नॉन फॉरेस्ट और श्रब का भी है, लेकिन वो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा हमें परेशान करेगा। हमें ये परेशान करेंगे भाई ये दोनों और इनका सम, ये हमें याद रहना चाहिए। फिर चेंज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश एरिया, ये सारे मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कंपेयर टू IFSR 2019 जो हमारी 16वीं रिपोर्ट थी, इसके कंपैरिजन में फॉरेस्ट कवर जो है वो तो इंक्रीज हुआ है 31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से, क्योंकि ये एरिया की यूनिट है। तो 31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर पिछली जो रिपोर्ट थी उससे बड़ा ही है। लेकिन फॉरेस्ट कवर आउटसाइड RFA है वो भी, अच्छा वो भी जो है वो 1500 से अपना ज़्यादा हुआ। तो मतलब एक तो आप मोटा मोटा ये याद रखें कि दोनों ही फॉरेस्ट कवर, चाहे विद इन दी ये RFA हो और या फिर आउटसाइड RFA हो, दोनों ही बड़े हैं। RFA वाला 31 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा और विद आउटसाइड वाला 1500 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। तो ये दोनों ही हमारे बड़े हैं। अब देख लिए जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो हमारा 0.4% बड़ा है, 0.4% बड़ा है। 2019 में ये 21 था और 2021 में ये 21.71 हो गया, 0.4% से इसकी बढ़ोतरी हुई है। ये जो डेटा है ना, ये एग्जाम में यही पूछेगा डायरेक्टली कि भाई कितने परसेंट से हो गया, या फिर ये पूछेगा भाई अब टोटल कितना परसेंट हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि कॉपी फोन किताब जो भी है इसमें लिख लो आपके, क्योंकि यही काम आने वाले आगे। ट्री कवर कितना हो गया हमारा 721 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, ये भी बड़ा है।
देखिए लगभग सारे अप्रोक्सीमेटली सब चीज़ बड़े ही हैं, जो घटे हैं वो आप थोड़ा सा अलग से देख लेना। अब इसमें मैंने आपको बताया था मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसको भी ये मॉनिटर करता है और अलग से निकालता है, तो उसमें भी 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है और परसेंटेज में देखूँ 0.34% इंक्रीमेंट हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी। बैम्बू फॉरेस्ट की अगर बात करूँ तो इसमें हमारे 26% की ग्रोथ देखी गई है। एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया। अब देखिए ये मैं आपको पहले ये डिस्कस करना भूल गया था कि ये जो क्लास है, ये जो क्लास है क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट, ये कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे पहले हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, दूसरा हो गया मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, थोड़ा सा मध्यम वाला, मॉडरेटली हो गया, देन ओपन फॉरेस्ट, देन स्क्रब, देन नॉन फॉरेस्ट। और यहाँ पे मैं कैनोपी डेंसिटी लिख रहा हूँ। अगर कैनोपी डेंसिटी हमारी 70% से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। 40 से 70% तक है तो मैं कहूँगा कि मॉडरेट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। और 10 से 40% तक है तो मैं कहूँगा भाई ये ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में इसको मैं ले रहा हूँ। 10% से भी कम है तो मैं स्क्रब की इसमें डेफिनेशन में मैं इसको लूँगा। और ये जो है नॉन फॉरेस्ट, मतलब इन सारी कैटेगरी में से अगर कोई कैटेगरी नहीं होगी तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन नॉन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भाई इसको कैसे पहचानेंगे हम। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% ज़्यादा होती है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ोतरी हुई है उसमें भी। अब डिटेल फाइंडिंग में हम देखते हैं। देखिए जो चलो ठीक है अपने एक तो यार ये होता है कि चलो कॉन्सेप्ट समझ लिया, थोड़े बहुत ऐसे करते, ये रामायण तो बहुत होगी। फिर रामायण होने के बाद में अपने को ये पता होना चाहिए अब नंबर जो लाने हैं वो कहाँ पे फोकस करना है। नंबर लाने में 3-4 चीज़ तो मैं आपको बता दूंगा, कितने परसेंट से बढ़ा है, कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ये सब आपको याद करना है। और अब ये नंबर लाने वाली चीज़ें हैं कि टॉप 5 बॉटम 5 जो स्टेट्स हैं वो आपको याद रखने हैं क्योंकि वो भी डायरेक्टली पूछेगा वो। तो इसमें टॉप 5 स्टेट अब इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ। अब अलग अलग तरीके से तो मैं समझाता जाऊँगा कि इन टर्म ऑफ इंक्रीज की बढ़ोतरी कितनी हुई है। अब ये नहीं बता रहा है कि भाई किस में ज़्यादा है किस में कम है, ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एग्जाम्पल लेके चलो कि मेरे पास आज 50 राजस्थान के पास मान लो 20 यूनिट का फॉरेस्ट है और महाराष्ट्र के पास मान लो 80 यूनिट का फॉरेस्ट है। तो इस साल में राजस्थान का 20 से हो गया 30, मतलब 10 की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र का हो गया 80 से हो गया 85, मतलब 5 की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन से आएगा? हालांकि उसका टोटल तो 85 है, हमारा टोटल 30 ही है, लेकिन इसमें फर्स्ट हम आएंगे क्योंकि हमने बढ़ोतरी 10 की है, उसने 5 की है। तो इस तरीके से ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं खाली, ये आप थोड़ा सा समझ के चलना। इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किया आंध्र प्रदेश ने, फिर तेलंगाना ने, फिर उड़ीसा ने, देन कर्नाटक एंड झारखंड। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा, ये टॉप 3 जो है वो तो आपको याद ही रहना चाहिए। एटीओ, सीटीओ, जेसीटीओ अपने आरएस में पोस्ट भी है तो उस हिसाब से याद रखते हो आप। एटीओ याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। उसी तरीके से मैक्सिमम लॉस जिन स्टेट्स ने फॉरेस्ट कवर में किया है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। एएनएम कार्यकर्ता होती है, हम देखते हैं आंगनवाड़ी में, लेकिन ये एएनएम ऐसे है, एएनएम। तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन एएनएम थोड़ा आगे पीछे। तो ये हो गए अपने इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज करने वाले, मैक्सिमम डिक्रीज करने वाले। और अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें अब जैसे महाराष्ट्र जो वो पहले पे आएगा क्योंकि वो उसके 85 हो गए, फिर राजस्थान उसके बाद में आएगा। हालांकि राजस्थान में बढ़ोतरी तो 10 की थी, महाराष्ट्र ने 5 की थी, लेकिन है उसकी कम्युनिटी उसका ज्यादा है, तो इस हिसाब से ये है। अब जो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो आप ना एज इट इज ऐसे ऐसे याद ही रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का अब जो फॉरेस्ट कवर है वो कंट्री में सबसे ज्यादा हो गया है। तो एटलीस्ट जो टॉप स्टेट है वो तो याद रखना ही है। पहले अरुणाचल प्रदेश भी हुआ करता था कभी, लेकिन मध्य प्रदेश अब अच्छा काम कर रहा है फॉरेस्ट में। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और टॉप 5 स्टेट, अब ये तो है एरिया के, इन टर्म ऑफ एरियाज में, और इन टर्म ऑफ परसेंटेज उस स्टेट के परसेंटेज के हिसाब से कौन है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आगे आ जाते हैं क्योंकि वो छोटे स्टेट्स हैं और लगभग सारे स्टेट में पेड़ पौधे हैं,
और एरिया भी उनका कम है, तो परसेंटेज वाइज वो इंक्रीज हो जाते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजो अरुण मेघ, मिजो अरुण मेघ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं परसेंटेज के स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की, क्योंकि जब हम ये फिर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का अलग से डेटा निकालता ही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो अलग से उसकी स्टडी होती है। फॉरेस्ट कवर जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में 64.66% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया उस रीजन का है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को क्या है कि 0.6% डिक्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो क्योंकि अब देख लीजिए ये वाला यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे। उसका एक रीजन ये भी, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स, रेलवेज, मार्केट, इंडस्ट्रीज, तो वो वहाँ पे बढ़ रही है। तो इसीलिए अब जो फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि वो सारा इलाका ही फॉरेस्ट वाला है, तो उसको थोड़ा सा उसका डिक्रीमेंट हो रहा है इसी सब रीजन के कारण। हिल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 140 हिल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया है, ये हिमालय के साथ साथ चलने वाले जो बाउंड्री है, यहाँ पे जो है हमने जो डिस्ट्रिक्ट इससे सटे हुए हैं उनको हमने हिल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। और उनमें हमारा जो है 40.7% जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर करता है, उनमें भी जो है डिक्रीज हुआ है 0.3% फॉरेस्ट कवर का। तो नॉर्थ ईस्ट में और हिल डिस्ट्रिक्ट में दोनों में डिक्रीज हुआ है। फिर है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का एक अलग से कैटेगरी, तो इसमें फॉरेस्ट कवर जो है हमारा 37.5% है ऑफ जोग्राफिकल एरियाज में, और इसमें भी 55 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज हुआ है। इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वाश एरिया इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्रीज ऑफ 655 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, चाहे हिल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो, इन तीनों कैटेगरी में फॉरेस्ट कवर घटा है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, रोड, रेल, फैक्ट्रीज, न्यू फैक्ट्रीज वहाँ पे जाना, न्यू मार्केट का वहाँ पे न्यू एवेन्यूज को डिस्कवर होना, नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स इनमें आना, इसकी वजह से फॉरेस्ट कवर को हटाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कम हुआ है। तो ये वाला स्लाइड तो एकदम नोट कर लेना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फॉरेस्ट कवर गेन एंड लॉस, ये सब मैं आपको अब बात कर चुका हूँ। ये गेन वाली ये स्टेट है, लॉस वाली ये स्टेट है, सारे मैं आपको बात कर चुका हूँ। ये जो है इसी का एक चित्रण है, आप मान लो इसको भी सिस्टेमेटिक डायग्राम में शो करके इसको दिखाया गया है। अब देखो फॉरेस्ट कवर, अगर मैं 7 मेगा सिटीज़ की अगर बात करूं, तो जो 7 मेगा सिटीज़ है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, अगर इनकी मैं बात करूं तो ये 2021 से 2011 तक परसेंटेज चेंज भी दिखा रखा है। और मैं आपको अगर बात करूं तो टोटल जो है 10.21% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरियाज में ही यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। मतलब काफ़ी, देखिए काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रही है कि भाई आप बिल्डिंग फॉरेस्ट बनाओ, छतों पे फॉरेस्ट बनाओ, रोड के बीच में ये ट्री कवर करो, और जो अपनी बड़ी सिटीज़ है उसमें, मेगा सिटीज़ में पार्क की अवधारणा बनाई गई है, और जिस भी तरीके से हो कैनोपी डेंसिटी बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे पेड़ है वो भी काट के वहाँ पे कहीं मेट्रो बिछ रही है, कहीं सीवरेज प्लान बन रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन लास्ट 10 ईयर्स में कितना हुआ है, 68 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, मतलब कुछ एफर्ट्स तो दिए हैं। हैदराबाद फॉलो बाय दिल्ली विटनेस गेन, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु जो है वो लॉस्ट करें। देखो अब इस चीज़ में, इन दोनों में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो जो मतलब अपने एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया डेवलपमेंट के मामले में, जैसे हैदराबाद और दिल्ली और ये सब है, तो यहाँ पे तो गेन हो रहा है, क्योंकि अब ये इसको पेड़ को बचाने के लिए न्यू जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो पेड़ों का अलग से एक्सक्लूसिवली कैसे डेवलप किया जाए उस इकोसिस्टम को बात कर रहे हैं। और जो अभी भी थोड़ा एकदम शार्प इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसी सिटीज़, तो उनमें अभी भी कमी हो रहा है, तो इस तरीके से दिखाया गया है। और फाइनली आप देखोगे तो हैदराबाद में 147% से बड़ा है, और 11% से बड़ा है दिल्ली में, और बाकी सब में, अच्छा इसमें भी बड़ा है, मुंबई में बड़ा है, और बाकी सब में इसमें कम हुआ है, इसमें कम हुआ है, और इसमें भी बड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ सिटीज़ में बढ़ रहा है, कुछ सिटीज, हालांकि ये मेगा सिटीज़ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, ये सब आपको आरएस के या राजस्थान किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एक जो डेटा है वो जरूर पूछ सकता है, और बाकी इतना इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैंग्रोव कवर, तो मैंग्रोव कवर आपको देखिए, मैंग्रोव कवर क्या होता है, मैंग्रोव्स जैसे हमारा सुंदरवन डेल्टा है,
सुंदरबन डेल्टा में ये मैंग्रोव्स के जो ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंग्रोव्स के जो ट्री है उनकी जो रूट्स है वो लगभग आप देखो तो हम लगभग मान लीजिए एक इंसान की कमर तक की उनकी रूट्स जो होती है वो बाहर आई रहती है, लगभग इतनी रूट्स बाहर आई रहती है, और फिर उसके ऊपर से यहाँ से वो पेड़ उग के ऐसे बनता है। इन रूट्स का एक पर्टिकुलर नाम होता है, अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है, फिनोमेट्रिक न्यूमोमेट्रिक ऐसे करके कुछ नाम होता है इन रूट्स का। और ये रूट इसलिए बाहर आ जाती है क्योंकि यहाँ पे पूरा स्वैम्पी एरिया है, वहाँ पे पूरा मार्शी लैंड है और सॉल्टी वाटर है, तो ऑक्सीजन प्लांट को इतना ट्री को इतना इजीली उस लैंड से नहीं मिल पाता है, तो डायरेक्टली ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं, फ्लोरा फोना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनकी जो स्क्रब एरियाज में वेटलैंड्स में इनकी जो मैं कहूँ क्या कि उनकी जो इम्यूनिटी है या फिर सस्टेन करने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है, बहुत अच्छे से सस्टेन कर लेते हैं, जहाँ पे और दूसरे पेड़ पौधे काम नहीं करते। और जो इरोजन है, वाटर इरोजन है और फ्लड लेवल्स है उनको डिक्रीज करता है ये, तो मतलब मल्टी यूज है इसके, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैंग्रोव कवर कंट्री में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के पास है, जो 0.15% है। और इस रिपोर्ट में आपको ये याद रखना है कि भाई 17 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। ये डायरेक्टली डेटा बहुत सारे एग्जाम में तो पहले पूछा हुआ है, आप पता नहीं किसी में भी पूछ लेगा वो। 17 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है और 0.34% से बड़ा है। अगर एरिया से पूछ ले तो एरिया याद रहना चाहिए, परसेंटेज से पूछ ले तो परसेंटेज याद रहना चाहिए, ठीक है। और स्टेट विद इंक्रीज जिसमें हुआ है, बढ़ोतरी जिसमें हुई है, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इस तरीके से ये तीनों स्टेट है। OMK उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, वो अकेला 41% पूरी कंट्री का जो है मैंग्रोव, मतलब आप देख लो यार ये, क्योंकि ये जो साउथ 24 परगना ये सुंदरबन रीजन के आसपास ही पड़ता है, तो यहाँ मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और पूरी कंट्री के 40% तो अकेला ही कवर कर देता है। और बाकी मैंग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ पे, ये भी आप याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता रहना चाहिए कि भाई हमारे कंट्री में मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखिए ये सुंदरबन जो एरिया है वहाँ पे टोटली यहाँ होते हैं। ये कृष्णा गोदावरी जो बेल्ट है, कृष्णा गोदावरी का जो ये डेल्टा रीजन है यहाँ पे होते हैं, और ये जो कच्छ वाला रीजन है यहाँ पे होते हैं। ये मैंग्रोव्स के मेन साइट्स है। और अब मैंग्रोव्स की देखो इसमें कैटेगरी दे रखी है, वेरी डेंस मैंग्रोव कवर वो होंगे जिनकी मैंग्रोव कवर की जो परसेंटेज है, आई एम सॉरी इसमें कैटेगरी नहीं दे रखी है, इसमें सीधा बता रखा है कि वेरी डेंस मैंग्रोव कवर कितना है, 29% है, मॉडरेट वाले कितने हैं 29%, और ओपन मैंग्रोव कवर कितने हैं 40% है। टोटल जो 100% में उनमें से ये कैटेगरी वाइज है, तो इसको याद रखने इतना जरूरत नहीं है, आप तो ये याद रखो और ये दोनों फैक्ट याद रखो। असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एंड लाइन कंजर्वेशन एरिया ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये इस बार फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया इस रिपोर्ट में, और अपने आप में बहुत यूनिकनेस रखती है भाई टाइगर रिजर्व में, लैंड कंजर्वेशन एरियाज में भी आप फॉरेस्ट कवर को महत्व दे रहे हो, और इस कंट्री की इतनी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उसमें आप उसके डेटा मॉनिटर कर रहे हो। इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, जो हमारे किस टाइगर रिजर्व में एरिया के हिसाब से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वो हमारे ये पांचों है। पाके टाइगर रिजर्व जो है, पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में वो 96% जो है फॉरेस्ट कवर से आच्छादित कवर्ड है। उसके बाद अचानक मार्ग है मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, काली कर्नाटका में, और दम्पा हमारा मिजोरम में। तो भाई ये इतना याद रहे ना रहे, पर ये टॉप वाला तो याद रखना कि पाके या पक्के जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि पक्के या पाके टाइगर रिजर्व which is situated in Arunachal Pradesh has the forest cover of 96.83%। ये आपको as it is याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन केस ऑफ टाइगर रिजर्व टोटल जो अगर बात करें तो 22.62 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, परसेंटेज में जो होगा 0.04%। तो जहाँ पे परसेंटेज और एरिया बता रहा हूँ दोनों ही याद करने पड़ेंगे। कॉपी किताब उठा लेना और उसमें नोट कर लेना, अगर अच्छे नंबर बढ़िया नंबर चाहिए एग्जाम में, या फिर ये जो PDF है इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको हाईलाइट कर लेना, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना भाई, एक बार पढ़ लिया हो गया, वैसे तो होगा नहीं, बार बार रिवाइज करोगे तब कहानी बन जाएगी।
और लैंड कंजर्वेशन एरिया से हम बात करूँ तो उसमें भी डिक्रीज हुआ है 33.43 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका परसेंटेज में बात करूँ 2.52% है फॉरेस्ट कवर का, दोनों में डिक्रीज हुआ है। टाइगर रिजर्व की बात करूँ या लैंड कंजर्वेशन एरियाज की बात करूँ, दोनों में डिक्रीज हुआ है। डिकेडल चेंज देख रहे हैं, दशकीय पूरे दशक का चेंज अगर मैं देखूँ फॉरेस्ट कवर में, टाइगर रिजर्व में अगर मैं, तो टाइगर रिजर्व शोइंग मैक्सिमम गेन, जिन्होंने मैक्सिमम गेन ये किया है कि सबसे ज्यादा उसमें बढ़े हैं। गेन का मतलब ये है कि उसमें बढ़ोतरी, ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा उसमें है, उसमें बढ़ोतरी सबसे ज्यादा हुई है। दोनों में आप फर्क समझ लेना कि भाई एक तो सबसे ज्यादा किसमें है, एक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है। तो बढ़ोतरी मैक्सिमम गेन जिन्होंने किया है वो है बक्सा, फिर अन्नामलाई एंड देन इंद्रावती। तो ए बी की तरह बी ए आई, बाई जो है, बाई ने मैक्सिमम गेन किया है, बाई जो टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है उसने मैक्सिमम गेन किया है, बक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती। और मैक्सिमम लूज किसने किया है, कंवल, भाद्रा और सुंदरबंस। केबीएस ने मैक्सिमम लूज किया और बाई ने मैक्सिमम गेन किया है। ये ऐसे ऐसे ट्रिक बना के, निमोनिक्स बना के रट लो भाई, कंवल, भाद्रा, सुंदरबंस। या फिर इतना माथाफोड़ी नहीं होती है, याद नहीं हो रहा तो कम से कम ये एक एक तो याद रख ही लेना यार, बक्सा और कंवल, मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम लूज। फिर है वेटलैंड्स के बारे में। अब हमारा ये मैंग्रोव्स हो गया, टाइगर और ये हो गया, अब मैंग्रोव, ये वेटलैंड्स देखते हैं। वेटलैंड्स जो है टाइगर रिजर्व, टोटल टाइगर रिजर्व जो है उसमें से 77.2% जो एरिया है उनका कवर करते हैं मैंग्रोव, आई एम सॉरी वेटलैंड्स। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है उसका 96.76% एरिया जो है वो वेटलैंड है, मतलब सारा ही जो एरिया वो वेटलैंड है। इसीलिए यहाँ जो है, यहाँ मैंग्रोव जो ट्री है वो मैक्सिमम एरियाज में और मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पे मिलते हैं पूरी कंट्री में। फिर कान्हा टाइगर रिजर्व है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स है यहाँ पे 461, बहुत बड़ी, देखो बहुत बड़ी यूनिट है, 461 वेटलैंड होना कहीं पे अपने आप में मायने रखती है ये बात। मतलब ये डेटा, थोड़ा सा उस डेटा को फिल करके देखा करो कि यार एक टाइगर रिजर्व हो जहाँ पे 461 अलग अलग वेटलैंड्स हो, कितनी बड़ी बात है। तो ये कान्हा का और सुंदरबन का क्या यूनिकनेस है, बक्सा और कंवल का क्या यूनिकनेस है, ये आप याद करके रखना। अब फॉरेस्ट फायर एंड मॉनिटरिंग, ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अलग से कंपोनेंट है कि इस रिपोर्ट में इसको पढ़ाया जाता है तो इसका थोड़ा सा डेटा हम देख लेते हैं कि 10.66 एरिया जो फॉरेस्ट कवर का है वो एक्सट्रीमली हाईली जो फायर प्रोन जोन है उसमें आता है। ये तो जरूर याद रखना कि यार, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स है वो हम देखते हैं उत्तराखंड में और हिमाचल वाले एरिया में काफ़ी जगह ओपन फायर जो है अपने आप एक्सट्रीम फायर्स लग जाती है, तो वो न्यूज़ में रहता है। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये पता रहना चाहिए कि हमारा कितना परसेंट फॉरेस्ट जो है वो एक्सट्रीमली वेरी हाईली फायर प्रोन है, वो कितना है, 10.66% है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनमें हाईएस्ट टेंडेंसी है कि वो फॉरेस्ट फायर को एक्वायर करते हैं या एक्सट्रीमली वेरी हाई फायर प्रोन जो जोन है वो मैक्सिमम एरिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहाँ हिमालय एरिया, हिमालय के फुट हिल्स में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट भी है और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोन एरिया है वो फायर को कैच करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये हाईएस्ट स्टेट है जिनके पास हाईएस्ट फायर टेकिंग या फायर सेंसिटिव प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात करूंगी प्रोबेबिलिटी, आप किस पे बात कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। कितनी बारी भाई एक हफ्ते में कितनी बारी किस जगह पे आग लगती है, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो मिजोरम और त्रिपुरा ये फर्स्ट 2 स्टेट्स है जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा प्रोन है जो आग लग सकता है, फायर प्रोन एरियाज है फॉरेस्ट के। वेस्ट महाराष्ट्र, साउदर्न छत्तीसगढ़, सेंट्रल उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, तेलंगाना एंड कर्नाटका, इन्होंने भी जो है इसमें भी कुछ एरियाज जो है एक्सट्रीमली वेरी हाई प्रोन एरियाज में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 को लॉन्च किया गया है, ताकि क्या है कि इसका फॉरेस्ट फायर है उसको मॉनिटरिंग हो सके, उसका मैनेजमेंट हो सके और उसका प्रिकॉशन और केयर एंड प्रिवेंशन वो दोनों ही एक साथ लेके चला जा सके। इसको स्पेसिफिकली इसको इंगित करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लाया गया है। अब कैटेगरी वाइज जो है
परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इसमें दिया हुआ है कि भाई एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया हमारे कितना है 2.81%, वेरी हाई फायर प्रोन एरिया इतना है, और ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ऐसे करके बात। अब देख लीजिए इसमें ये जो एक्सट्रीमली और वेरी हाई प्रोन, ये दोनों को सम कर गया 10.66, इन दोनों का सम करके यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने बात की दोनों को मिला के बात की हुई है, हालांकि ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग है। तो इस तरीके से ये है, हालांकि ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब मैं बात करूंगा ट्री कवर और बैम्बू रिसोर्सेज की। टोटल ट्री कवर की अगर मैं बात करूं तो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ट्री कवर है। ये डेटा आप एज इट इज मत याद रखना, ये डेटा आपसे नहीं पूछेगा। इंक्रीज इन ट्री कवर ये पूछेगा भाई लास्ट जो ट्रेंड है, लास्ट डेकेड है, उसमें कितना हुआ है। लास्ट डेकेड में लास्ट रिपोर्ट से 2019 के कंपेरिजन में बात करूं तो 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वो इंक्रीज हुआ है। ये याद रखना भाई, ये डेटा याद रखना, ये पूछ लेगा वो कि ट्री कवर में कितना इंक्रीज हुआ है। स्टेट वाइज एस्टिमेट ऑफ ट्री कवर, अगर मैं मैक्सिमम ट्री कवर की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और फिर राजस्थान में। देखिए ट्री कवर में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, कहने को तो ये डेजर्ट स्टेट है, लेकिन मैक्सिमम ट्री कवर में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये बड़ी यूनिकनेस है। अब ये आपसे सीधा पूछ देगा कि मैक्सिमम ट्री कवर जो कैटेगरी है उसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो मैक्सिमम ट्री कवर की कैटेगरी है उसमें राजस्थान किस रैंक पे आता है, 1 2 3 4, तो ये दूसरे रैंक पे आया हुआ है। तो राजस्थान का नाम तो जैसे जहाँ पे भी आ गया तो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना ही है। मैक्सिमम ट्री कवर जो एज ए परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बात करूँ तो चंडीगढ़, दिल्ली, केरला और गोवा, इसमें क्योंकि यूटी और स्टेट की एक साथ निकलती है तो इसलिए दोनों की एक साथ बताई हुई है। चंडीगढ़ और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। स्टेट वाइज एस्टिमेट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, टीओएफ की बात करूं, ऐसे फॉरेस्ट जो ट्री ऐसे ट्रीज जो फॉरेस्ट के आउटसाइड है उनका कैसे कवरेज है, किस स्टेट में ज्यादा किस स्टेट में कम है। मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ टीओएफ जो महाराष्ट्र और उड़ीसा में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। देखो महाराष्ट्र हर जगह टॉप कर रहा है, तो याद रखने में भी आसानी हो रही है। और एज ए परसेंटेज में बात करूँ, ये तो एज ए एरिया हो गया, एज ए परसेंटेज में बात करूँ तो फिर लक्षद्वीप और केरला इसमें अव्वल नंबर पे है। अब ये तो मेरा हो गया ट्री कवर के बारे में बात। अब अगर बैम्बू रिसोर्सेज की बात करूं तो टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया 15 मिलियन हेक्टेयर है, नहीं याद रखना है। डिक्रीज इन बैम्बू बेयरिंग एरिया 1.6 मिलियन हेक्टेयर जो है डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2019। विद रिस्पेक्ट टू 2019 1.606 मिलियन एरिया ऑफ बैम्बू बेयरिंग एरिया हैज डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस बाइनियल IFSR। स्टेट विद मैक्सिमम एरिया मिजोरम और अरुणाचल, और स्टेट विद मिनिमम एरिया है वो जो बैम्बू के रिस्पेक्ट में वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ प्योर बैम्बू का मैक्सिमम ऑकरेंस कहाँ होता है, एमपी में, देन महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हमारा बैम्बू का कुछ स्टैटिक डेटा। अब देखो यार इसमें है ना कोई समझने वाली बात नहीं कि भाई इसमें मैं आपको कुछ समझाऊं कुछ करूं, ये तो सीधा स्टेट वाइज ऐसा है और ये आउटसाइड स्टेट की कैटेगरी है। मैक्सिमम और मिनिमम रैंक वाइज याद करो, ट्रिक अपनी ट्रिक के हिसाब से बना लो और याद करो। इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि भाई इसमें समझ में ना आपको आएगा नहीं। कार्बन स्टॉक और जो ये है ग्रोइंग स्टॉक, इसको हम देख लेते हैं। एस्टिमेटेड कार्बन स्टॉक 2021 के हिसाब से हमारे पास इतना मतलब उसको 7 बिलियन टन का जो है 7 बिलियन टन का एस्टिमेटेड हमारे पास कार्बन स्टॉक है। स्टेट वाइज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक भाई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेट वाइज अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट की बात करूँ ना तो एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन कार्बन स्टॉक के मामले में एमपी दूसरे पे आ गया, अरुणाचल प्रदेश पहले पे है। अरुणाचल प्रदेश के जो जंगल है मतलब और अच्छे हैं और हाई क्वालिटी रिच क्वालिटी के हैं, ताकि कार्बन उनको स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो क्यों ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है कि अब जैसे आप एग्जाम में बैठे होगे आपको पूछ लेगा कि भाई मैक्सिमम कार्बन स्टॉक वाले बताओ स्टेट, तो आप बोलोगे यार मैक्सिमम कार्बन स्टॉक तो उसी में होगा ना जिसमें मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट होगा, तो इस हिसाब से एमपी मार दोगे, एमपी इसमें है नहीं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सुनो कि भाई कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की है, कौन सी चीज़ें याद रखने की है, थोड़ा अलग वेरी कर रही है। और इसमें पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम किस में आ रही है पर हेक्टेयर की, तो जम्मू एंड कश्मीर फिर हिमाचल प्रदेश। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ट्रीज है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है कार्बन सिक्वेस्टर के मामले में, कार्बन सिंक के मामले में उसकी फ्लोरा एंड फ्लोरा बहुत रिच है, क्योंकि पर हेक्टेयर में देख लो ये जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉरेस्ट है वो बहुत आगे है। सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन फॉलोड बाय अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, लिटर एंड डेडवुड।
तो ये बताया गया है कि भाई फॉरेस्ट जो कार्बन है उसके सोर्स क्या क्या है। एक तो सॉयल ऑर्गेनिक, जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट की सॉइल है उसमें कार्बन स्टोर होकर रहती है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन रहेगी। उसके बाद अबव ग्राउंड बायोमास में जो प्लीज जो ट्रीज उसको से अपने उसको मैं कहूँ तो स्टोर करके रखते हैं वो वाले हो गए। फिर बिलो हो गया, और डेड जो वुड है उसमें भी कुछ CO2 स्टोर होकर रहती है। तो इस कैटेगरी बता दी, उतना वो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ग्रोइंग स्टॉक विद इन और आउटसाइड द फॉरेस्ट हैज शोन ए स्टडी इंक्रीज। ग्रोइंग स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 6.92% हुआ है। द ग्रोइंग स्टॉक इनसाइड फॉरेस्ट जो है वो 4% से बढ़ा है, और आउटसाइड जो फॉरेस्ट है वो 13% से बढ़ा है। और ओवरऑल में बात करूँ तो कितना परसेंट बढ़ा है, 6.92% से ग्रोइंग स्टॉक जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब ये लास्ट चीज जो हम बात कर रहे थे, मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट में क्लाइमेट चेंज के हॉटस्पॉट अगर मैप कर दूंगा, होगा क्या भाई साहब, ये होगा कि उसको मैं मॉनिटर करके उसके डेटा को मैनिपुलेट कर पाऊंगा, सॉरी कैलकुलेट करके वो मैं ये आइडिया लगा पाऊंगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या रिएक्शन रहने वाला है। और हॉटस्पॉट का मतलब है कुछ भी वहां चेंज होते ही वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए उसको हॉटस्पॉट कहा गया है। तो मैं हॉट स्पॉट्स पे ज्यादा एफर्ट डालूंगा कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी डेवलप हो, वहाँ भी कार्बन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो, वहाँ भी फ्लोरा एंड फ्लोरा भी रिच हो, हर चीज से वो क्या है कि रिच हो जाए, ताकि क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है उस हॉट स्पॉट से कंट्रीब्यूट ज्यादा होता है तो वो कंट्रीब्यूशन कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज अच्छा किया जा सके। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलेब्रेशन किया बिट्स पिलानी के साथ, गोवा कैंपस के साथ, और फिर इन्होंने यूज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ 2030, 50 और 2085 के टेम्परेचर और रेनफॉल की प्रोजेक्शन निकाल ली। ए कंपोजिट स्कोर विद 75% वेटेज टू टेम्परेचर और 25% वेटेज इन्होंने दे दिया बारिश को। उस हिसाब से तीनों मतलब 30 की, 50 की और 85 तक की इन्होंने एस्टिमेशन निकाल ली, और एस्टिमेशन के हिसाब से फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये हॉटस्पॉट्स है। इट हैज हाईलाइटेड क्लाइमेट चेंज विल इफेक्ट फॉरेस्ट इन मल्टीपल वेज, जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो ये जो चीज़ है ना इसमें रिपोर्ट में आ गई है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि है ना मुझे याद है कि हालांकि मेंस में तो नहीं आया था, किसी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बताओ, और ये 10 मार्क्स का था। और ये मुझे लगता है कि ये सीधा मेंस में भी आ सकता है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब उसमें डायरेक्ट बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट वाले में इनडायरेक्ट वाले कंपोनेंट डाल दिए, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट वाले। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फॉरेस्ट से डायरेक्ट कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और इनडायरेक्ट कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ऑल्सो सुटेबल मिटिगेशन एंड एडेप्शन स्ट्रेटजीज हैव टू बी डिवाइज्ड एज वेल एज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज वाले इलाके कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, क्योंकि ये जो हिमालय वाले एरियाज है यहाँ पे ग्लेशियर जो है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पे इफेक्ट पड़ा है। ये ग्लेशियर जितना ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे तो इन एरियाज में, ग्लेशियर वाले एरियाज में टेम्परेचर राइज का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। इसीलिए देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसमें आगे है। लीस्ट टेम्परेचर वाइज जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, विंड ओशन विंड्स का इन्फ्लुएंस जहाँ पे है, और इसके साथ ओशन विंड्स के इन्फ्लुएंस के साथ साथ डेंसिटी ऑफ ट्री भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये लीस्ट टेम्परेचर राइज होगा। तो देख लिया अंडमान निकोबार में, वेस्ट बंगाल में, गोवा में, ये वही जगह हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अपर मालाबार कोस्ट में एस्टिमेट की गई है और प्रोजेक्ट भी की गई अगले सालों में। लीस्ट इंक्रीज और मे बी डिक्लाइन इन रेनफॉल कहाँ पे होगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। सेम रीजन जो मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं ग्लेशियर वाले एरिया होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर ज़्यादा जल्दी से पिघलते हैं, पिघलने के कारण टेम्परेचर का जो उठाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनली बहुत हाई रेट से होता है। उसके कारण वहाँ फ्लोरा, फोना, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत रैपिड इम्पैक्ट पड़ता है। रैपिड इम्पैक्ट करने के बाद वहाँ पे जो टोपोलॉजिकल और क्लाइमेटिकल सिचुएशंस है, चाहे रेन हो चाहे वेजिटेशन हो, वो सारों में ड्रेस्टिक चेंज आता है। इसीलिए यहाँ पे लिस्ट रेनफॉल या फिर नो रेनफॉल वाले एरियाज में तब्दील हो सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया। एक बारी
मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के बारे में हमने देखा, ये कंटेंट है, इसको सारे को हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। IFSR के बारे में हमने देखा है, बाइनोमियल है 70वीं FSI इसको प्रिपेयर करता है, और MOEFCC क्या करता है, पब्लिश करता है। और न्यू एडिशंस में क्या क्या नई चीज़ें ली है वो भी मैंने आपको डिस्कस की, और आगे फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने सारी देख ली। श्रब किसको कहते हैं, ट्री कवर किसको कहते हैं, फॉरेस्ट कवर किसको कहते हैं, ग्रीन वॉश, फॉरेन कार्बन स्टॉक क्या है, ग्रोइंग स्टॉक क्या है, क्योंकि ये सारे आगे क्या है आते हैं, बार बार इसका यूज होता है। की फाइंडिंग में ट्री जो टोटल हमारा है वो 24.62 है, ट्री कवर और फॉरेस्ट को मिला के, और ट्री कवर और फॉरेस्ट का अलग अलग एरिया भी मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया। ये पांचों डेटा मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना एरिया में भी कितना बड़ा है और परसेंटेज में भी कितना बड़ा है, सारे आपको एज इट इज याद रखने हैं। वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन, स्कर्ब, नॉन फॉरेस्ट एरियाज कैसे कैनोपी डेंसिटी के साथ डिसाइड होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फॉरेस्ट कवर की डिटेल होल्डिंग्स में ये वाली स्लाइड मैंने आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम लूज वाले, मैक्सिमम गेन वाले, मैक्सिमम परसेंटेज वाले, मैक्सिमम एरिया वाले, हिल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से यहाँ पे तो सब में डिक्रीज हुआ है, यहाँ सब में रैंकिंग किस हिसाब से इनकी ये रट्टा मारनी है, सीधी आपको रट के रखना है। इसके बाद फॉरेस्ट कवर कंट्री, मेगा सिटीज वाला बताया था कि समझाया था भाई, इतना इंपॉर्टेंस इसमें कुछ याद रखने की बात नहीं है। मैंग्रोव वाला जरूर याद रखने की जरूरत है भाई, ये अपना परसेंटेज और एरिया दोनों के हिसाब से, और स्टेट जो है कौन कौन से में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वो भी याद रखने की इसमें जरूरत है। मैंग्रोव के बाद मैंने आपको टाइगर रिजर्व और ये वाली चीजें बताई थी। इसमें ये पाके जो अरुणाचल प्रदेश का है 96% इसमें फॉरेस्ट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। फिर ये जो वेटलैंड्स और ये TR का मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम लूज वाले कौन कौन से हैं, बाई और KBS की एक न्यूमेरिक्स मैंने बनाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। फॉरेस्ट फायर वाला आप इतना ज़्यादा सीरियसली इसको ना ले, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ट्री कवर और बैम्बो रिसोर्सेज जरूर इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़ गया है, कौन से स्टेट में किस हिसाब से बढ़ा है, किस हिसाब से TUF जो है किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, एग्जैक्ट आपको याद रखना है। कार्बन स्टॉक और ग्रोइंग स्टॉक का भी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। और ये मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है, लीस्ट टेम्परेचर है, ये सब तो इसमें आपसे डायरेक्टली इसमें से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि जो पीछे वाले डेटा है मैंने आपको जो इंपॉर्टेंस बताए वो ज़रूर याद कर लीजिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और इसके साथ ही हम ऐसे करंट के और भी जो टॉपिक्स है वो कवर करते रहेंगे, ताकि जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं राजस्थान एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एग्ज़ाम, हम उसमें पिछड़े नहीं, आगे रहें सबसे। और आगे तभी रहेंगे जब जितना मैंने बताया उसको एक तो नोट कर लो ढंग से, या ये PDF प्रिंट निकाल लो या खुद नोट कर लो। और मल्टीपल डिवाइस, मैं हमेशा कहता हूँ मल्टीपल डिवाइस इसको जरूर करो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।